हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 की री एग्ज़ाम के संबंध में ये वीडियो होने वाला है। और आज का ये वीडियो जो है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी पर डिपेंड है। यानी कि 10th क्लास की एनसीईआरटी से आज मैंने एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता है कि जब हम क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हमें 6, 7, 8 में दिखाई देता है, पर 9th और 10th की जो बुक्स होती हैं वो हमें जितना हम पहले पढ़ चुके हैं उनके से रेफ़र करके बनी हुई होती हैं। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी का ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टॉप 20 के क्वेश्चन होंगे, पर आपके ये इन एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 पॉइंट और अतिरिक्त बताऊंगी। यानी इस टॉप 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 to 45 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक किसे कहा जाता है? आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय शिक्षक कहा जाता है आचार्य विनोबा भावे को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने विनोबा भावे से रिलेटेड इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए और बताऊंगी कि ये पावना विद्रोह, यहाँ भावना लिख दिया गया है, गलत है। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पेशली अगर हम उस समय के बंगाल की बात करें तो ये पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश में है, ये पावनार विद्रोह चला था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पावना विद्रोह। अगर आपसे ये पूछे कि पावना विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1873 से 1876 के बीच में चला था। और ये स्पेशली बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, में रिलेटेड था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहाँ पर और आपको बताती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेट, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा पावनार सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, पावनार व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही भी विनोबा भावे थे। ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के, ध्यान रखिएगा, फिर से बताती हूँ कि पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किया था? 17 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा पावनार व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसमें प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जो भारत का राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में जिनको जाना जाता है। अब हम पावना विद्रोह बता दिया आपको मैंने। पावना विद्रोह कब से कब तक था? तो 1873 से 1876 के बीच में पावना विद्रोह चला था। ठीक, आगे क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और इसके सचिव थे ठक्कर बप्पा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। ये समय 1932 का जो समय अगर हम बात करें, देखिए 1930 बहुत समझिएगा, 1931 सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स बता रही हूँ, और 1932, ये तीन जो डेट है, इसमें तीनों में 3 साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस को वहां पर क्या हुई, संतुष्टि नहीं मिली, गांधी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा 1931 में। आपको पता है ये इरविन के कहने पर, लॉर्ड इरविन को जब इन्होंने 11 सूत्री मांग दी थी, तभी उन्होंने कहा था कि इस मांग को मार्च में उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था ये मांग इनके अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए, मई तक पूरी हो जानी चाहिए। परंतु लॉर्ड इरविन ने उन्हें इसी बात को लेकर संतुष्ट कर दिया कि आप आइए, गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे और संवैधानिक संस्था के बारे में, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव ठक्कर बप्पा थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस की तरफ से? तो 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हो गए थे। वहां से ये खाली हाथ लौटे और वहां पर आने के बाद से उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, SS राजपूताना, जहां से ये वापस लौटे थे। वहीं पर चर्चिल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, शिरोल के माध्यम से या चर्चिल के माध्यम से, या जितना हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं तो उनके स्टेटमेंट एज इट इज़
एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही इन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं भले वहाँ से खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने भारत की मिट्टी पर या भारत के आंचल पर दाग नहीं लगने दिया। यानी गोलमेज सम्मेलन में जब वो लोग अलग से प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, उसको मैंने नहीं माना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, विश्व का हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? यहाँ पर हिंदी का दिया है। तो देखिए, उदंड मार्तंड जो है था, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उदंड मार्तंड हिंदी का पहला अखबार था। ध्यान रखिएगा, अगर हम हिंदी के पहले अखबार की बात करते हैं तो उदंड मार्तंड था, 1826 में प्रकाशित हुआ था, और 1827 में इसे बंद कर दिया गया था आर्थिक तंगी के कारण। यानी इसका प्रचार प्रसार आर्थिक तंगी के कारण क्या हो गया था, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। ये हिंदी का पहला अखबार था। ध्यान रखिएगा, मूक, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आला मारा भी मानी जाती है, पर वो बोलती हुई फिल्म मानी जाती है, और ये मूक फिल्म मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिंदी का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी का पहला अखबार कौन था, तो उदंड मार्तंड था। ध्यान रखिएगा। और जो हम सबसे ज्यादा, आपको पता है कि हिंदी का ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदी का पहला अखबार कौन था? उदंड मार्तंड था। कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, और 1827 में इसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया था। कारण क्या था? आर्थिक तंगी के कारण। ऐसे देखा जाए तो भारत का पहला बजट समाचार पत्र या अखबार कौन सा था? ध्यान रखिएगा, अखबार अगर पूछेगा तो बंगाल गजट था। ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, नेविगेशन एक्ट कब बना? नेविगेशन एक्ट बना 1651। अब 1651 की डेट क्यों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप पे एक डेट ये याद रखिए, 1600 की। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1600 से लेकर आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की समुद्री यात्रा की खोज कर दी गई थी। यानी भारत की को ढूंढ निकाला था, समुद्री मार्ग की उसने नई खोज की थी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इंग्लैंड और भारत के बीच का व्यापार जो था वो होने लगा था, बहुत अच्छी माध्यम से होने लगा था। और सबसे पहले चूंकि पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ पुर्तगाली जो है पूरे 100 साल तक शासन किए थे। ध्यान रखिएगा, 100 साल तक शासन किए थे। अब आपको पता है कि जब आप किसी स्थान पर 100 साल से, मतलब राजा पर राजा, उनके बेटा ऐसे करके उत्तराधिकार के माध्यम से 100 साल तक यदि कोई व्यक्ति शासन करता है या किसी का शासन होता है, तो वहां पर उसका पूर्ण रूप से आधिपत्य हो जाता है। लेकिन अब वहां पर जो है शोषण का दौर भी बहुत ही मतलब बहुत ही क्या था, बेसिक रूप पे इतना ज्यादा शोषण हो रहा था कि अब वहां के जो बगान, मिल मजदूर या काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वो क्या होंगे, बार बार साल भर में करों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, कीमतें बढ़ा दी गई। ये सारी चीजों से क्या थे, वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। यदि आप कहीं पर भी इस बात को देखते हैं तो ये समय वही था जब पुर्तगालियों द्वारा 100 साल से अधिक शासन। उसके बाद आपके पता है कि डच आए। डच कौन से? स्पेशली डेनिश थे जो थे वो। फिर उसके बाद ब्रिटिशियन आए। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसियों से बहुत ही ज्यादा समय तक अंग्रेजों का विवाद चलता रहा था। तो देखिए, ये जो नेविगेशन एक्ट बना वो 1651 में बना। यानी आप ये देखिए कि 100 साल का अंतराल पे बहुत ज्यादा अधिक समय तक राज करने के बाद से बना था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को नए राज्य बने। भारत में राज्यों की संख्या है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमारे संविधान के भाग 8 में वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के 2 अलग स्टेट केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनका गठन किया गया। वहां से धारा 370 हटाई गई और उसके बाद से विशेष प्रावधान किया गया। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको पता है कि वर्तमान में 25 भाग हैं, परंतु जब संविधान की बात करें तो 22 भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस 22 भाग में 8वां भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत नवीनतम कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी? नर्मदा नदी। आपको पता है, यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूँ कि
हम जब नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली, भारत की दो नदियाँ जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। और यहाँ पर गुजरात में एक छोटी सी नदी है जिसे लूनी नदी कहते हैं, जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। और ये जो नदियाँ होती हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। और आपको पता है डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसीलिए कावेरी, कृष्णा जो है वो डेल्टा बनाने, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में वो ज्वारमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मैकाल पर्वत, अमरकंटक की मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बीचों बीच सतपुड़ा और अरावली पर्वत से होकर क्या है, बहती हैं, ध्यान रखिएगा। और विंध्य पर्वत जो है ये भारत के बीचों बीच उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाला जो पर्वत श्रृंखला होता है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट का नाम यहाँ दिया हुआ जहाँ पर दक्कन के पठार का वर्णन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्कन का पठार इन राज्यों में देखने को मिलता है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो बता देती हूँ वो ये है कि ये जब हम भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एक सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 वाला। आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके कारण गांधी जो होते हैं ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए, स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध यानी बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम और जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के साथ साथ ध्यान रखिएगा खिलाफत पूरे देश में होती है। हिंदू मुस्लिम को एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है, इसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी करते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में, मतलब आपको पता है कि रॉलेट एक्ट आता है, बिना रॉलेट एक्ट जो आता है वो यद्यपि भारत में किसी भी तरीके का कानून की कैसी समीक्षा की जा रही है इसके पर्पस से आया था, यानी कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। गांधी जी इसका अहिंसात्मक रूप से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इन तीनों को मिलाकर उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि आपको पता है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी दिसंबर वाले में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में प्रारंभ किया। इस आंदोलन में लगभग देश के हर प्रांत में इसका देखने को मिलता। असहयोग का मतलब यह है कि गांधी जी ने कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में सिर्फ भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने कहा यदि प्रत्येक व्यक्ति जो है अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे अहिंसात्मक रूप से, यानी अच्छे ढंग से उनका सहयोग करना ही बस बंद कर दे, तो ऑटोमेटिकली उनका शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। इस बात के साथ साथ उन्होंने, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है 1922 में, 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। यानी जो जुलूस असहयोग आंदोलन में निकल रहा था पूरे सड़कों पर, उस एक जुलूस ने एक थाने में आग लगा देती है गोरखपुर में। और उस चौरी चौरा कांड में जो होता है 22 पुलिसकर्मी जो होते हैं निहत्थे जल के मतलब खत्म हो जाते हैं। इस हिंसात्मक रवैये को देखते हुए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। देखिए ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ये असहयोग आंदोलन जो है ये घटना होती है 4 फरवरी, और 11 फरवरी 1922 को गांधी जो हैं वो असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और फिर 13 मार्च को, 11 फरवरी को ये बंद करते हैं और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई देती है, परंतु 1924 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी बीच में सविनय 1923 में 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम चुनाव के माध्यम से असेंबली में जाएं और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखें, और इसमें इन लोगों को अच्छी सीटें भी मिली थी। लेकिन बाद में गांधी ने कहा कि नहीं, CR दास और गांधी का एक पैक्ट होता है और उसके बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस में विलय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, होते हैं। उसके बाद से काकोरी कांड 1925 में हो जाता है। फिर 1926 में आपको पता है कि साइमन कमीशन आता है। भारत में 1928 में आता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है उसी के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन का भी गठन जो होता है वो संवैधानिक संस्था के संबंध में होता है, परंतु इसके बारे में भी वो क्या कर देते हैं,
साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय लाहौर से इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के पश्चात ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होती है। और फिर 12 मार्च 1930 को, इससे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि इरविन को उन्होंने एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग रखी थी, परंतु उन्होंने देखा कि उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी कहाँ जाते हैं, दांडी मार्च निकालते हैं, और दांडी से वो 24 दिनों की यात्रा करके अपने 79 समर्थकों के साथ क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वही सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें हर देश के लगभग हर देश में क्या हुआ था, लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930 को गांधी अपने आश्रम साबरमती में पहुंचते हैं और साबरमती से दांडी की तरफ निकलते हैं जो नौसारी जिले में था। और आपको पता है कि 24 दिनों तक लगातार 10 मील तक, वो प्रत्येक दिन 10 मील तक उनके समर्थक यात्रा करते थे। और इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून जो लगा हुआ था, नमक पर जो कर लगा था उसको नमक बनाए और वहां पर तोड़े, और उन्होंने वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको पता है कि इरविन के ही माध्यम से 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के एक पैक्ट होता है, जिसके बाद इसे भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर वो वापस इसे शुरू करते हैं, जिसे अंततः 1934 में वापस पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये ऐसा टॉपिक है जिससे एक से 2 प्रश्न बनते ही हैं। इसके अलावा जो भी चीजें मैंने आपको बताई उनसे आपके 3 से 4 प्रश्न बन जाएंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह पड़ती है, वहां से बिहार में कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ओवरऑल बात करें तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है ओवरऑल, और 450 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई होती है। ये गंगा नदी कोसी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो कुर्सेला नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। किसान क्या करें, ये पुस्तक किसकी है? तो किसान क्या करें, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आगे है क्वेश्चन, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो 1964 में रूस के सहयोग से बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाना किसके सहयोग से बना था? तो जर्मनी के सहयोग से बना था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना तो वो रूस के सहयोग से बना था। तो भिलाई और बरौनी, ध्यान रखिएगा, ये रूस के सहयोग से बना था। ध्यान रखिएगा, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और ये लड़ाई में अकबर क्या हो गया था? जीत गया था, और हेमू की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1556 में। और यहीं पर बता देती हूँ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मराठों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में हुआ था 1761 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, कोलकाता वहाँ माने तत्कालीन समय का कोलकाता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स का जब समय था, ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। वारेन हेस्टिंग्स का जब समय था तो उसने मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान रखिएगा, 1764 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी वारेन हेस्टिंग्स। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इब्राहिम शाह तुर्की द्वारा कन्नौज में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th की क्वेश्चंस दिए हुए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी जो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, भारतीय ग्लैडस्टोन कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनको मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा जाता है। यानी आपको पता है कि ब्रिटिश काउंसिल से एकमात्र भारतीय जो है चुने जाने वाले जो व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और इनको नैरो मेजोरिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम ही वोटों से जीते थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने की। इन्हें मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल में एकमात्र भारतीय जो जीते थे बहुत ही कम वोटों से, इसलिए इनको मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। इसका देखिए, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से होती है, 1918 तक रहती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना, दो विश्व युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आप देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो संपूर्ण विश्व जो है 2 खेमों में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो मित्र राष्ट्र की तरफ से जो भी उभरी हुई शक्तियां थी उसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। आपको पता है कि 1489 का समय, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1789 का बास्तील का इस समय जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। और आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी, और अमेरिका की क्रांति में, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का लफायते के नेतृत्व में एक टुकड़ी जो है वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ी थी। ध्यान रखिएगा, उसके बाद अमेरिका जो है स्वतंत्र होता है 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब वहां से लफायते के नेतृत्व में सिर्फ एक टुकड़ी ने देखा कि इंग्लैंड को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यदि हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये सारी शक्तियां मित्र राष्ट्र के रूप में उभरी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो एकमात्र सर्वे सर्वा जो भारत जो देश उभरा वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये एक आर्थिक मंदी जब 1929 में चला था तो इसने सारे लोगों को तब तक क्या कर दिया था? लोन दे चुका था, बहुत ही ज्यादा कर्ज दे चुका था। तो सबसे बड़े देश के रूप में कौन उभरा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त, आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश क्या हो चुके थे? स्थापित हो चुके थे। इन 13 उपनिवेशों को क्या किया उसने? स्वतंत्रता मिली। और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि जर्मनी के यू बोट द्वारा, मतलब एक बोट था जो इंग्लैंड के लिसुतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ध्यान रखिएगा, और ये इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिकी थे। इसी कारण अगले ही दिन अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और जर्मनी, आपको पता है कि जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और 1 अगस्त को किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त को किया रूस पर आक्रमण, फिर 3 अगस्त को उसने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 अगस्त इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, और इस तरीके से 6 अप्रैल 1917 को जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद से वर्साई की संधि होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस शांति सम्मेलन होता है, ध्यान रखिएगा। और वर्साई की संधि होती है 28 जून 1919 को। पहले शांति सम्मेलन होता है 18 जून 1919 को, और बिल्कुल 10 दिन के बाद वर्साई की संधि होती है। हालांकि यही संधि, वर्साई की संधि, एकमात्र संधि थी जो जर्मनी के विरुद्ध में इतनी ज्यादा कड़ाई तरीके से लगी हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उसी समय बो दिए गए थे वर्साई की संधि के। ये कब हुई थी? 28 जून 1919 को। 10 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, और इसमें 27 देश भाग ले रहे थे। परंतु जो संधि की शर्तें थी वो आपको पता है कि सिर्फ 3 देश तय कर रहे थे, उसमें इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बारबोसा कहलाता है, तो जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रीजन जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। जर्मनी पर वर्साई की संधि जो, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है, जो जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक होती है। आपको पता है कि जर्मनी में जो रूर इलाका था वो फ्रांस को दे दिया गया रहता है, और फ्रांस जो था वो आपको पता है कि उसके भय के कारण उसने मैजिनो लाइन, एक बीचों बीच मैजिनो लाइन बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर्जाने के रूप में उस पर कई बिलियन डॉलर जो है कर्ज लगा दिए गए थे, जिसका हर्जाना देने में जर्मनी को क्या लगता? बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसी कारण वहां पर हिटलर का क्या होता है? उदय होता है।
बहुत बड़ा रीज़न है, समझिए। प्रथम विश्व युद्ध के आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो है जर्मनी की तरफ से लड़ा था और उसे युद्ध में वीरता के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। वो प्रथम विश्व युद्ध की बात थी। लेकिन जब वर्साई की संधि होती है 28 जून 1919 को, तो उसके साथ जो वर्साई की संधि होती है वो जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि होती है और इसी के कारण जो है जर्मनी सभी से बदला लेने के लिए क्या करता है, आतुर हो जाता है। और फिर हिटलर का उदय होता है। हिटलर वहां पर नाजीवाद की स्थापना करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है और निशाना बनाता है यहूदियों को। और इसके बाद उसने जर्मनी द्वारा क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण करता है और ये बहुत बड़ा रीजन बना द्वितीय विश्व युद्ध का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी जल विवाद किन 2 राज्यों में है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, व्यास नहीं वयस्क मताधिकार कब मिला, 1965 में। एक और चीज बता देती हूँ, अगर वुमेन्स राइट की बात करें तो 1902 में ऑस्ट्रेलिया में मिला था वुमेन्स राइट, वो भी वुमेन्स सर्विस मूवमेंट के माध्यम से। और 1920 में अमेरिका में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और 1928 में, ध्यान रखिएगा, 1928 में महिलाओं को मिला था। ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉप 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे, कम से कम आपके 40 से 45 पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पेज हैं। आई होप आपको ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि मैंने फटाफट बोला है। अगर आपने नोट किया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके देख के नोट करिए, क्योंकि जो भी डेट, जो भी पॉइंट, जो भी टाइम मैंने बताया हुआ सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।